हेलो गर्ल्स, आशा करती हूँ आप मेरा वीडियो फॉलो कर रही हैं, वीडियो लेक्चर देख रही हैं, पढ़ रही हैं, अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं और खुश भी हैं। मैं जानती हूँ कि इस तरह का पढ़ाई थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। आपके सामने मैं नहीं होती हूँ तब भी आप पढ़ रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है। एंड आई होप आप टाइम टू टाइम नोट्स लिख रही हैं। आप में से बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शुरू में और भी कम लोग कर रही थी, अभी तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल ऑफ़ यू आर वॉचिंग एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन यूट्यूब। लेकिन रिस्पॉन्स के तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई के अलावा भी कुछ और मुझसे बात करना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आई नो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, और इस चैलेंजिंग टाइम में हम लोग बहुत अच्छे तरह से अपना दिन गुजारेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एक बार पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ कि कुछ नया चीज़ सीखिए, पढ़ाई को रेगुलर रखिए, एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन कीजिए अपने मन और शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। इसके साथ साथ घर के काम में भी आप हाथ बटाएंगे, अपने घर के लोगों का काम में हाथ बटाएंगे। और उसके साथ साथ कुछ नया कुछ भी सीखिए, जो भी आपका मन करे, चाहे वो पेंटिंग हो, सिलाई कढ़ाई हो, कोई नया खाना बनाना, कुकिंग हो, या डांस गाना, जिसमें भी आप रुचि रखती हैं उसको कीजिए। यही समय मिला है जिसमें आप अपनी हॉबीज़ को भी आगे लेके जा सकती हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग थक जा रहे हैं। येस, आई नो इट इज़ वेरी टायरिंग, क्योंकि वर्क प्रेशर सबके लिए बढ़ गया है। लेकिन ये मन की थकान भी होती है हमारी, जो हमें शारीरिक रूप से ज़्यादा थका देती है। तो उसके लिए मैं आपको एक बस छोटा सा एक एक्टिविटी बताऊंगी, जो आप घर के सभी लोगों के साथ बैठ के शाम को, सुबह को, कई बार बार इसको आप कर सकती हैं। एंड व्हेन वी मीट इन कॉलेज वी विल डू इन द इंटायर क्लास, तो आप सब इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे जो हथेली होते हैं, इन्हें हमारे बॉडी का स्विच बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो नर्व्स एंड्स होते हैं ना, उनसे हमारे पूरे शरीर में कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर मान लीजिए आप हथेली के साथ दोनों हथेली को प्रेस करती हैं, तो एक ऊर्जा की सृष्टि होती है। आइए हम लोग क्लैपिंग के द्वारा हम लोग अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएं और अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी शक्ति को भी बढ़ाएं। जब हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी तो ना केवल हमें ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा, बल्कि हमारी सोच भी काफ़ी सकारात्मक रहेगी पूरे दिन भर। जब भी आपको थकान महसूस हो रही है, बोरिंग लग रहा है, या आपकी सोच जो है वो नकारात्मक दिशाओं में भाग रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन हो रही है, तो आप बैठ के एकांत में या अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसे कर सकती हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, बड़ा मज़ेदार है। हम लोग क्लैप करेंगे इस तरह से कि हमारी पांचों उंगलियां एक दूसरे हथेली की उंगलियां एक साथ चिपक जाए। ठीक है, जैसे आप क्लैप करती हैं तो हम लोग तरह तरह से क्लैप करते हैं, लेकिन इस क्लैपिंग का मतलब है कि जैसे हमारा एक थंब लेफ़्ट हैंड थंब राइट हैंड थंब के साथ, और दाईं हाथ की उंगलियां बाईं हाथ की उंगलियों के साथ सटे, इस तरह का होगा हमारा क्लैपिंग। और इस क्लैपिंग का एक हम लोग पैटर्न बनाएंगे, और जिसकी धीरे धीरे स्पीड को हम बढ़ाते चले जाएंगे। स्पीड आप जितना हाई कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप देखेंगे एक समय में आपका हाथ थक रहा है, आपके जो शोल्डर मसल्स है वो भी थक रहे हैं, आपके हाथ लाल और गर्म हो रहा है। इनिशियली आप मत रुकिएगा, आप करते जाइएगा। कम से कम 2 मिनट का क्लैपिंग एवरी टाइम आप करें। पूरे दिन में अगर शुरू में नहीं हो पा रहा तो 2-3 बार 1-1 मिनट का क्लैपिंग करें, और उसके बाद उसको बढ़ाते चले जाएंगे। इससे आप देखेंगे आपके सर में कुछ देर झंझनाहट भी हो सकती है, लेकिन ये शुरुआती दौर होगा। उसके बाद आप बहुत रिफ़्रेश्ड फील करेंगी, बहुत एनर्जेटिक आपको लगेगा। और साथ साथ योगा, जैसे मैं कहती हूँ, योगा और मेडिटेशन करना नहीं भूलेंगी आप। वो आपके अंदर की ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से रखेगा और आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। जब हम कोविड से निकल के आएंगे तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, और ये दुनिया बहुत खूबसूरत होने वाली है ना। तो और खूबसूरत दुनिया कौन बनाएगा? हम और आप मिलके ही बनाएंगे। प्यार, एक दूसरे के लिए भाईचारा, एक दूसरे का सहयोग से ही एक दुनिया खूबसूरत होती है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें।
जब हम स्वस्थ होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से, तभी जाके हम सबको एक स्वस्थ रिलेशनशिप सबके साथ जी सकेंगे। ओके, आइए क्लैप करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक चिल्ड्रन, लेट्स बिकम किड्स वंस अगेन। ओके, पढ़ाई करने से पहले लेट्स डू दिस। ओके, फॉलो माई क्लैपिंग। ओके, सी 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4। अब स्पीड बढ़ाएंगे। 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 और बढ़ाएंगे। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4। स्पीड अप। 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3। मजा आया? Yes, you'll feel fresh. Speed up. Yes. 1 2 3 1 2 1 2 3 4। इस तरह से आप स्पीड अप कर सकती हैं। आप देखेंगे आपकी हथेली लाल हो जाएंगे, गर्म होंगे, आपके हाथ दुखेंगे, पर इट्स जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू सेकेंड्स। और उसके बाद यू विल फील दैट टिंगलिंग फीलिंग इन योर आर्म्स, इन योर शोल्डर्स। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ओके, एंड उसके बाद आप कुछ देर के लिए एकदम शांत होकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या अपने पास अपनी गोद में रख लीजिए। इफ़ यू आर सिटिंग क्रॉस लेगड, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने घुटनों पर आराम से रख लीजिए और सांस लीजिए, छोड़िए, एकदम नॉर्मली शांत से आंख बंद कर लीजिए और बस अपने सांस पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं सोचिए। बस परमात्मा की जो आशीर्वाद है वो आपके अंदर से फ्लो करेगी। आप ऊर्जावान हो जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ हों, ऐसे आप सोच रखिए और शांति से कुछ देर बैठे रहिए। जब आप आँख खोलेंगे धीरे धीरे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो बदल चुकी है, वो ऊंची हो चुकी है, आपके आसपास आपको अच्छा लगने लगेगा। सो कीप ऑन डूइंग इट। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर विथ मी, आपको कैसा लगा, आपको कैसा महसूस हुआ। एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सरसाइज। इवन व्हेन आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं भी यही कर रही हूँ, मेरी बेटी के साथ मिल के बैठ के हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग भी गाना गाते हैं शाम को, एंड आई एम डूइंग अ लिटिल ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो। सो इट्स जस्ट नॉट कि हम अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, सबको अच्छा रखना है अपने आप को। वी विल ऑल कम आउट ऑफ दिस वेरी वेल एंड विथ लॉट ऑफ नाइस एक्सपीरियंसेस। ओके ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर स्टडीज़ टुडे। हम लोग इन्फ्लेशन का चैप्टर कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर। येस, आई हैड गिवन यू टाइम बिकॉज कुछ लड़कियां नहीं देख पाई थी। दे हैड रिक्वेस्टेड कि वो थोड़ा सा लेट करके देखेंगी। सो नो इश्यूज़, आई नो देर इज़ कनेक्टिविटी डिफ़िकल्टीज़, नेटवर्क इश्यूज़ होता है। और आपके वीडियोस मैं इसलिए यूट्यूब पे अपलोड करती रहती हूँ ताकि आप अपने समय के हिसाब से, आपको अपना जो स्टोरेज है फ़ोन का उसको ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे हमेशा आपका वीडियो रहेगा। आपको जब समय मिले, आपको जब नेटवर्क या कनेक्टिविटी मिले, आप देखिए, उससे नोट्स बनाइए। आपके पास बुक्स है, आई नो, हिंदी मीडियम के पास तो है ही, इंग्लिश मीडियम गर्ल्स कुछ लोगों के पास नहीं है, उनको मैं नोट्स भेज रही हूँ। एंड जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो, आप या तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके बताएं, आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप करके पूछिए। ओके, टेक योर टाइम। हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे थे, आप थोड़ा सा पेस स्पीड हम स्लो कर देंगे ताकि आप हर एक लेक्चर के बाद आप अपना नोट्स लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, एंड देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। वी विल कंटिन्यू द इन्फ्लेशन चैप्टर। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे थे। नाउ वी स्टार्ट अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन विच वी विल डू इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी मुद्रास्फीति समय के अनुसार कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है मुद्रास्फीति। जैसा समय होता है मुद्रास्फीति उसी हिसाब से होती है। जैसे पहला है पीस टाइम इन्फ्लेशन, शांतिकालीन मुद्रास्फीति।
शांतिकाल किसको कहा जाता है? जब कोई विपदा ना हो देश में, जब कोई युद्ध ना छिड़ा हो देश में, आंतरिक तथा बाह्य युद्ध, या किसी तरह की राजनीतिक या आर्थिक असंतुलन ना हो, इसको हम कहेंगे शांतिकालीन अर्थव्यवस्था। खास करके युद्ध की स्थिति ही हमें अशांतिकालीन कहा जाता है, तो हम इसको युद्ध के उपरांत या बिना युद्ध की जो स्थिति होती है उसको हम शांतिकालीन स्थिति मानेंगे। और इस काल में क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो भी गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, वो देश को विकसित करने में लगी रहती हैं। आजकल की हर सरकार कल्याणकारी सरकार है, तो वो देश को विकसित करने में लगी रहती हैं, और इसके लिए वो काफ़ी सारे खर्च, जो कि सार्वजनिक व्यय कहा जाता है, उसमें वो उसको बढ़ाती हैं। जब सार्वजनिक व्यय बढ़ता है तो ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि सार्वजनिक व्यय किस रूप में है या किस तरह की व्यय है। अगर ये इस तरह की व्यय है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी को दूर करने का उन्मूलन के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, या बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, देश की कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाएगी, उपभोग मांग बढ़ेगी। और अगर सप्लाई उस अनुपात में नहीं बढ़ाई जा सके तो ऑटोमेटिकली मुद्रास्फीति जन्म लेती है। इस तरह की मुद्रास्फीति को कहा जाता है शांतिकालीन मुद्रास्फीति, पीस टाइम इन्फ्लेशन। युद्ध के समय दूसरा प्रकार का मुद्रास्फीति होता है जिसे कहा जाता है वॉर टाइम इन्फ्लेशन। समय जब युद्ध का होता है तो सरकार या कंट्री, देश अपना पूरा साधन युद्ध लड़ने के लिए लगा देती है। इसके कारण कई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम हो जाता है या बंद हो जाती है, जैसे कि अभी हो रहा है। ये युद्ध से कुछ कम नहीं है, है ना। अभी देश में एक इमरजेंसी का समय चल रहा है और हम एक इनविजिबल, आप कह सकते हैं, जो हमारे आँखों से हम देख नहीं पाते हैं, ऐसे एक छोटे कीटाणु के साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉर, वी कैन से। और इस वॉर के समय इट्स अ बायोलॉजिकल, आप कह सकते हैं, हैवॉक, है ना, कि कीटाणु हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं या हम कीटाणु के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ में कई बार पहले भी युद्ध छिड़ चुके हैं। दोज वर रियल वॉर्स, जिसमें कि बम और गोला बारूद के साथ युद्ध हुआ था। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश अपनी पूरी शक्ति लगा देती है शत्रु से लड़ने के लिए। शक्ति अर्थात संसाधन। तो जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं का ही उत्पादन हो पाता है। बाकी सारी वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है या नहीं होता है। इससे कुछ चीज़ें जो है वो असंतुलित होती है। डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी असंतुलित होती है। और जो वॉर एक्सपेंसेस होते हैं, यानी युद्ध के पीछे जो खर्च होते हैं, उससे मुद्रा की पूर्ति मार्केट में बढ़ जाती है। और दूसरी ओर प्रोडक्शन कम होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति घट जाती है। तो इस क्या परिणाम क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई में असंतुलन हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। और ये निरंतर काफ़ी समय तक चलता है। कोई भी युद्ध 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता है, कुछ कंसिडरेबल टाइम पीरियड के लिए होता है। और इसीलिए युद्ध के कारण अक्सर इन्फ्लेशन जन्म लेती है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इस तरह की मुद्रास्फीति को कहा जाता है युद्धकालीन मुद्रास्फीति, वॉर टाइम इन्फ्लेशन। जब युद्ध खत्म हो जाती है तो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके वो वापस आना चाहते हैं। और इसके कारण जो उनका डिमांड, जो उन्होंने डिमांड नहीं किया था पहले युद्ध के समय, युद्ध के बाद के पश्चात ये डिमांड आने लगते हैं। लोग ख़रीदारी करना चाहते हैं, अपना रोज़ का जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो लीड करना चाहते हैं, इन पर खर्च करते हैं। तो इनका जो डिमांड है, इन वस्तुओं का जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती है और फिर से युद्ध के बाद भी कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसे कहा जाता है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन या युद्ध के पश्चात मुद्रास्फीति।
नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ मुद्रास्फीति के प्रकार जो है मुद्रास्फीति के कारणों पर निर्भर करता है। किस कारण से मुद्रास्फीति हुआ है उसके आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार होते हैं। पहला है करेंसी इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज करेंसी इन्फ्लेशन यानी करेंसी मुद्रास्फीति। ये इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग से अधिक होने लगती है। यदि कोई एक ऐसी परिस्थिति हो जबकि वस्तुओं और सेवाओं की कमी होने लगे और दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति बाजार में अधिक हो जाए और मुद्रा की मांग कम हो जाए तो मुद्रास्फीति जन्म लेती है। इस तरह की मुद्रास्फीति को कहा जाता है करेंसी मुद्रास्फीति और करेंसी इन्फ्लेशन। कई बार आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप बजाज फिनसर्व या बजाज फिनेंस से आप उधार लेके टीवी मोबाइल ये सब खरीद सकती हैं, है ना। काफ़ी प्रचलन में है आजकल। आप 10,000 20,000 या इससे भी ज़्यादा रेंज के मोबाइल प्राइस के मोबाइल्स को आप यूँ ही खरीद सकती हैं। आपको बस मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी EMI जिसको हम कहते हैं किश्तों में आप उसको चुका सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रणाली होती है एक्सचेंज सिस्टम होती है विनिमय व्यवस्था में, तो इस तरह की जो प्रणाली या प्रोसेस होता है विनिमय के लिए ये काफ़ी सेल्स को तो अप कर देता है, बिक्री को बढ़ाता है। डेफिनेटली बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है, लोग बड़े आसानी से वस्तुओं का खरीदारी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बैंकों की एक नीति होती है क्रेडिट एक्सपेंशन की, तो वो काफ़ी लोन देने के लिए तैयार होते हैं अलग अलग तरीके से। एक तरह से ये बिक्री को बढ़ाती है, कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाती है, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा देती है। लेकिन दूसरी ओर ये मुद्रास्फीति को भी जन्म देती है और इस तरह की मुद्रास्फीति को कहा जाता है साख मुद्रास्फीति। क्योंकि ये पूरी प्रकरण में हम कैश मनी का इस्तेमाल कहीं नहीं करते हैं। हमने मोबाइल ख़रीदा, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी कुछ भी लोग ख़रीदते हैं। जैसे फेस्टिविटीज़ में काफ़ी सारा स्कीम्स लॉन्च किया जाता है तो लोग ख़रीदारी करते हैं, लेकिन कहीं भी मुद्रा से लेन देन नहीं करते हैं। वो या तो लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो साख में विस्तार होता है, ये साख का विस्तार कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को अफेक्ट कर देती है। तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन जो अमाउंट ऑफ करेंसी डिपॉजिट्स है वो नहीं बढ़ता है। इससे मुद्रास्फीति जन्म लेती है और इसको कहा जाता है साख मुद्रास्फीति। ओके ओके नेक्स्ट द थर्ड इज प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, अर्थात लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति। कई बार सरकार की नीति ऐसी होती है कि वह उत्पादकों की कीमत को ज़्यादा गिरने नहीं देती है, क्योंकि उत्पादक की जो वस्तुएं हैं उसकी अगर कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरने लगे तो उत्पादकों को बनाने के लिए कोई इंसेंटिव या मोटिवेशन नहीं रहेगा। ऐसी हालत में उत्पादक या तो उत्पादन कम कर देते हैं, जो कि फिर सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, समस्या होती है, अथवा उत्पादक बंद ही कर देते उत्पादन और कुछ ऐसा उत्पादन करने लगते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। और सरकार को सभी को लेके बैलेंस, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर साइड दोनों को निष्पक्ष होना पड़ता है, दोनों को इक्वली लेके बैलेंस करके चलना पड़ता है फॉर अ वेलफेयर स्टेट। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंट्री की नेशनल इनकम भी नहीं बढ़ेगी। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट कीमत को ज़्यादा गिरने नहीं देती है। जब कीमतें ऊपर ही रहती हैं और प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे है और प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्शन फर्म्स जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, अच्छे खासे असामान्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, तो इसको कहा जाता है लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब मज़दूरों को ये समझ में आता है कि कोई कंपनी काफ़ी अच्छा लाभ कमा रही है
तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने मालिकों के साथ ये प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी मज़दूरी दर भी बढ़ानी पड़ेगी। मज़दूरी दर जो है वो बढ़ाने से मज़दूरी बढ़ जाती है, लेकिन उनके मालिक यानी उद्योगपतियों के लिए क्या होता है, वो उनकी लागतों में वृद्धि दिखाती है। जब लागतों में वृद्धि होती है तो ये उद्योग जो है वो अपनी पॉकेट से नहीं खर्च करते हैं, वो उसको फिर प्राइस में यानी कीमत में बढ़ा देते हैं। कीमत में वृद्धि करके उस लागत को फिर वापस प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु की कीमत 10 रुपये थी। अगर मज़दूरों की मांग को स्वीकार किया जाए और मज़दूरी बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की लागत जो कि 8 रुपया थी वो अब 10 रुपये हो गई है प्रति इकाई, पर यूनिट। अब 10 रुपये पर वस्तु को बेचने पे उद्योग को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा, लेकिन उसको पहले कितना मिल रहा था, 2 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था। अब जो उद्यमी है वो क्या करेगा, वो इस वस्तु की कीमत 12 रुपये या 11 रुपये रखेगा ताकि उसकी लाभ में कोई हानि न आए। ठीक है, तो लागत को उसने क्या किया, बढ़ी हुई लागत यानी इंक्रीज इन प्राइस इज नाउ अकोमोडेटेड इनटू इट्स प्राइस ऑफ द गुड। तो लागत में वृद्धि को उद्यमी ने अपनी कीमत में शामिल कर लिया और अल्टीमेटली एज अ नेट रिजल्टेंट क्या हुआ, कीमतों में वृद्धि आ गई। 10 रुपये की चीज़ अब 12 रुपये में बिकने लगी। सो दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज लीड्स टू इन्फ्लेशन। इस तरह की कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे मुद्रास्फीति में ही परिवर्तित होती है और इसे कहा जाता है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन अर्थात मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। Now let's come to the next, मार्कअप इन्फ्लेशन, मार्कअप मुद्रास्फीति। मार्कअप किसको कहते हैं, लागत के ऊपर जितना अधिक लाभ का की मात्रा लगाई जाती है और इस पूरे लागत प्लस लाभ को मिलाकर कीमत को रखा जाता है किसी वस्तु का। तो ये जो लागत के ऊपर का जो मार्जिन है जिसको ऐड करके कीमत रखी जाती है तो उसको कहा जाता है मार्कअप। जैसे मान लीजिए 8 रुपया प्रति इकाई किसी वस्तु की कीमत लागत है, 2 रुपया उद्यमी ने अपना प्रॉफिट रखा, लाभ रखा, ठीक है, तो ये 2 रुपया क्या है, मार्कअप कहा जाता है लाभ को। इसको मार्कअप मतलब मार्क कितना है, लागत, लागत को मार्क बेंचमार्क कहते हैं। उसके ऊपर कुछ भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो लाभ है उद्यमी का, उसको मार्कअप कहते हैं। तो कीमत कितनी होगी वस्तु की, 8 + 2 रुपया 10 रुपया। ओके, तो जब मार्कअप को बढ़ा दिया जाता है बार बार लगातार, 2 रुपये से 3, 3 से 4, 4 से 5 और भी ज़्यादा, तो तब कीमतों में वृद्धि होती है। लेकिन ये कीमत में वृद्धि लागत बढ़ने के कारण नहीं हो रही है। ये कीमत में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि मार्कअप को बढ़ा दिया जा रहा है। और ऐसा खास तौर पे एकाधिकार के अंतर्गत होता है। दिस हैपन्स मोस्टली इन अ केस ऑफ मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने मार्कअप को बढ़ा सकता है जब बाज़ार में उसकी वस्तु की मांग बेलोचदार है, मतलब वो कितना भी कीमत लगा ले उसकी मांग नहीं घटेगी, क्लियर, उतना ही मांग होगा। तो तब वो अपनी मार्कअप को बढ़ाते चला जाता है कई दशाओं में और प्राइस लेवल बढ़ते चला जाता है। इसको कहा जाता है, इस तरह का जो इन्फ्लेशन आता है इसको कहा जाता है मार्कअप इन्फ्लेशन। छठा प्रकार का इन्फ्लेशन है रैचेट इन्फ्लेशन या रैचेट मुद्रास्फीति। कई बार बाज़ार में एक ऐसी शक्ति काम करती है, खास करके जब ओलिगोपोली मार्केट होती है, कि कुछ उद्योगों की कीमत को गिरने नहीं दिया जाता है और बाकी उद्योगों की कीमत को बढ़ाया जाता है या वो ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाता है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर। हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हो सकता है लागतें बढ़ रही हैं, हो सकता है डिमांड बढ़ रहा है, व्हाटएवर बी द केस। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि बाज़ार की क्रियाएं स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर हम बाज़ार की क्रियाओं को देखेंगे स्वतंत्र रूप से तो कीमत में उतार भी होता है और चढ़ाव भी होता है। सो देयर इज़ फ्लक्चुएशन, मीन प्राइस विल कम डाउन एंड प्राइस may go up. Both the directional change in price will happen.
यानी कीमत में दोनों प्रकार के परिवर्तन संभव होते हैं, उतार भी और चढ़ाव भी। लेकिन अगर उतार को रोक दिया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि सप्लाई को घटा के, चाहे एडवर्टाइज करके, चाहे रीमॉडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट करके, किसी भी तरह से प्राइस को रोक दिया जाए कि वो फॉल नहीं करे, और दूसरी ओर दूसरे सेक्टर्स को प्राइस को बढ़ा दिया जाए, यानी उनमें प्राइस बढ़ ही रहा है नेचुरली या अननेचुरली, किसी भी तरीके से कीमतों में उछाल है। ऐसी स्थिति में जब कीमत गिरती नहीं है लेकिन बढ़ते जाती है, तो ये धीरे धीरे व्यापक रूप लेती है और इसको कहा जाता है रैचेट मुद्रास्फीति। ओके। एक और विचित्र परिस्थिति जो कीन्स ने बताया है वो ये है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है देश में कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेरोज़गारी का दर भी बढ़ता है और आर्थिक जो क्रियाएं हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन का तथा इन्वेस्टमेंट का, उसमें शिथिलता आ जाती है। इसीलिए इसको हम विचित्र परिस्थिति कहते हैं। इट्स अ वेरी टिपिकल एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, क्योंकि आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं, उत्पादन बढ़ेगा तो बेरोज़गारी घटेगी। यहाँ पे उत्पादन शिथिल हो गई है तो बेरोज़गारी की दर भी शिथिल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे बेरोज़गारी की दर बढ़ती चली जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, वो रोज़गार से दूर होते जाएंगे, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। ओके, यानी डिमांड रहेगा। हम जहाँ देखते हैं एक और कि बेरोज़गारी के साथ साथ कंजम्पशन डिमांड भी घटता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं होती है, इसीलिए इसको विचित्र परिस्थिति कहती हूँ। और कीन्स इसको एक शब्द देते हैं जिसका है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को मुद्रास्फीति जनित मंदी अथवा मुद्रास्फीति संबद्ध गतिरोध भी कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं का गति रुक जाती है, शिथिल हो जाती है और मुद्रास्फीति होती है, लेकिन मंदी की दशाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ उत्पन्न होती हैं इस तरह की मुद्रास्फीति में। Let us come to the eighth inflation, type of inflation, which is known as imported inflation, अर्थात आयातिक मुद्रास्फीति। आयातिक मुद्रास्फीति मतलब ऐसा नहीं कि हमने मुद्रास्फीति को आयात किया है, नथिंग लाइक दैट। इसका अर्थ ये है कि मुद्रास्फीति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अगर कोई देश किसी एक समय में आयात करने वाली वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है और इन आयात की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, तो देश में मुद्रास्फीति जन्म ले सकती है। ऐसी परिस्थिति में मुद्रास्फीति को कहा जाता है आयातिक मुद्रास्फीति। ये इसलिए होता है क्योंकि जिस देश से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, उस देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है और वहाँ की चीज़ें जब खरीदा जाएगा तो जाहिर सी बात है उनकी कीमत बढ़ी हुई होगी, तो उनसे खरीदने पर इस देश में भी जिसने आयात किया है वहाँ पे भी मुद्रास्फीति होने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया मेजरली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पर निर्भर है फॉर क्रूड ऑयल, राइट। हम लोग पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए जो है कुछ ऐसे देशों पर निर्भर है जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। अब वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो उनकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी, बढ़ेंगी। जब इंडिया इंपोर्ट करेगा क्रूड ऑयल तो बढ़े हुए कीमत को इंपोर्ट करेगा। अब क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमत जब बढ़ी हुई मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यानी यातायात उद्योग और धीरे धीरे बाकी सभी उद्योग जिसमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है या एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इन सारे केमिकल्स की खपत होती है जो कि क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो उद्योग हैं इसमें भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगेगी। इस तरह की मुद्रास्फीति को कहा जाता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन अर्थात आयातिक
मुद्रास्फीति. This is happening why? Because when we are largely dependent on one country for imports and their products have high prices, because that country, the exporting country, has a situation of inflation, their inflation will affect our internal prices, not directly but indirectly. Okay, तो ये थे हमारे इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति के प्रकार. आशा करती हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी अगेन ऑन माई फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर. राइट, नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन. टिल देन टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. ऑल द बेस्ट.